नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम रणनीति। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। चुनावों से पहले रणनीति बनाना एक आम सी बात है, लेकिन जब उस रणनीति को बनाने वाला निर्णायक व्यक्ति किसी अन्य राजनीतिक दल का आकर किसी अन्य राजनीतिक दल की रणनीति बनाए तो अपने आप में ये चुनाव काफी रोचक हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर जिस तरह से चुनाव के नजदीक आते आते अपने कुनबे को धार देने के साथ बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है, उसके बाद मतदाताओं में भी ये रोचकता बढ़ गई है कि भाई चुनाव में ऊंट किस करवट बैठने वाला है। इसी पर आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं कि चुनाव को देखते हुए कि जितने लोग अपने अपने राजनीतिक दल को छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल का रुख कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। वो मौका परस्त हैं, वो अवसरवादी हैं, या फिर वो समय के हारे हुए हैं, या फिर उनको वो मान सम्मान, वो जगह नहीं दी गई जिसको वो डिजर्व करते थे। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां एक एक करके आपके साथ साझा कर देते हैं। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उसके बाद आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े इस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले कितने राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा से किनारा कर लिया, ये कहा कि भाई हमें अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं है, या फिर जो नीति निर्धारण करता है वो समय रहते सही फैसले नहीं ले रहे। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले कुछ जानकारियां आप देख लीजिए कि कितने नेताओं ने हाल फिलहाल, क्योंकि सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, जिसके नेताओं ने अपनी पार्टी को छोड़ा, या फिर एनडीए में चले गए, एनसीपी अजीत गुट में चले गए, या अन्य राजनीतिक दल में चले गए। सबसे ऊपर नंबर कांग्रेस का, जिसका लंबा इतिहास रहा है। तो अगर बात की जाए साल 2014 से लेकर 2024 तक की, तो देखिए आप क्या आंकड़ा निकलकर सामने आता है। विधायक अगर बात की जाए तो कांग्रेस के 227 विधायकों ने इन 10 सालों में कांग्रेस को टाटा बाय बाय अलविदा कर दिया। सांसद जो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इन सांसदों की संख्या 177 है और कुल 53 सीट ऐसी रही इन पिछले 10 सालों में जहां की कांग्रेस सांसदों ने अपनी अपनी पार्टी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय किया। और मुख्य रूप से वो इस वक्त जो सबसे तेज गति से चल रहा राजनीति का जहाज यानी एनडीए पर सवार हो गई है। तीसरा आंकड़ा अगर देखा जाए तो कुल 404 का यह आंकड़ा है और 9.80% ये परसेंटेज निकल कर आई है कांग्रेस नेताओं की, जिन्होंने हाल फिलहाल में अपनी पार्टी को टाटा बाय बाय किया है। इसके अलावा अन्य आंकड़ा क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी आप देख लीजिए। दरअसल अगर देखा जाए हाथ से जो निकले दिग्गज हैं, क्योंकि चर्चा जिस तरह से हो रही है, चर्चाओं के बाजार को गर्म किया उन दिग्गज नेताओं ने जो कांग्रेस में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की जमीन को मजबूत करते रहे, संघर्ष करते नजर आए, बड़े बड़े पदों पर भी रहे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर तमाम सवाल उठाए। इसमें सबसे पहले महाराष्ट्र के एक बड़े दिग्गज नेता का नाम मिलिंद देवड़ा, जिन्होंने हाल फिलहाल में कांग्रेस को टाटा बाय बाय किया। इसके अलावा मौजूदा वक्त में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो लंबे समय तक कांग्रेस के साथ ही रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ हैं और केंद्र सरकार में केंद्रीय भूमिका में है। इसके अलावा जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में इस वक्त कैबिनेट मंत्री के तौर पर नजर आ रहे हैं। ये भी राहुल ग्रुप के साथ थे, युवा नेता थे, लेकिन किन्हीं कारणों से कांग्रेस को टाटा बाय बाय किया। अल्पेश ठाकुर गुजरात का एक महत्वपूर्ण नाम, जिसने कांग्रेस को हाल फिलहाल में काफी समय पहले बाय बाय कर दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हार्दिक पटेल ये भी एक बड़ा नाम है जो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में काफी नाराज होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अशोक तंवर ये भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। एक समय तो ऐसा था कि हरियाणा में कांग्रेस के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। बाबा सिद्दीकी एनसीपी शरद पवार गुट के एक महत्वपूर्ण सदस्य, लेकिन हाल फिलहाल में चुनाव से पहले अजीत गुट में शामिल हो गए, यानी कि एनडीए में चले गए। अशोक चवाड़ की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, दिग्गज नेता थे, लंबे समय तक पार्टी के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन अब हाल फिलहाल में बीजेपी के सारथी बनते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को जिताने के लिए चुनावी रथ को धार दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य रहे, बड़े पदों पर रहे, लंबी सेवा की, लेकिन नजरअंदाजी से नाराज हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अब
वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल है उसके नेता भी रहे। सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहे थे। हाल फिलहाल में नवजोत सिंह सिद्धू से नाराजगी शुरू हुई तो उन्होंने कांग्रेस को ही टाटा बाय बाय कर दिया और कहा कि अब भाई बीजेपी के साथ आगे का सफर तय किया जाएगा। तो भाई लिस्ट बहुत लंबी है। तो हाल फिलहाल में अपनी अपनी पार्टी की नीतियों से या अपने अपने गठबंधन दलों के नेताओं से नाराज चल रहे हैं। खबर तो असम से भी आई थी जहां पर 4 कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। खबर उत्तर प्रदेश से भी आई जहां पर आरएलडी जो पिछले 10 सालों से विपक्ष के साथ सपा बसपा कांग्रेस के साथ थी लेकिन अब एनडीए के जहाज पर सवार है। खबर अब यह भी आ रही है कि नकुलनाथ कमलनाथ जी के छोटे बेटे कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के ट्विटर हैंडल से उन्होंने कांग्रेस नामक शब्द ही हटा दिया है और दिल्ली का सफर तय कर रहे हैं। अब भविष्य के घर में छिपा है कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह नाराजगी जाहिर करते नजर आए। लेकिन दल बदल कानून कहता क्या है? आखिरकार जब कानून की बात आती है तो कानून कहता क्या है उस पर जल्दी जल्दी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल सरकार को स्थिरता प्रदान करने में यह अहम भूमिका निभाता है दल बदल कानून। इसके अलावा राजनीतिक दलों के सदस्यों को दल बदलने से रोकने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि पैसों की खरीद फरोख्त या फिर बड़े पद के लिए नेता अपनी अपनी पार्टी को अक्सर अलविदा कर देते हैं और जब राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़ दे तब यहां पर यह कानून और ज्यादा निर्णायक भूमिका में नजर आता है। इसके अलावा दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बनाए तब जाकर यहां पर दल बदल कानून की बहुत ज्यादा चर्चा हो जाती है। साल 1967 में गया लाल ने 9 घंटे में 3 पार्टियां बदल दी थी, जिसके बाद इस एक कानून की बहुत ज्यादा जरूरत हुई और इस घटना के बाद सरकार ने इस कानून की जरूरत को समझा कि भाई अचानक से अपनी बेहतर भविष्य के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए, बड़ा पद पाने के लिए, ज्यादा पैसा पाने के लिए कोई सरकार गिरा दे, ये ठीक नहीं। इसलिए दल बदल विरोधी कानून साल 1985 में लाया गया, जिसके बाद एक एक करके प्रक्रिया आगे बढ़ी और इस कानून को 1985 में पूर्व पीएम राजीव गांधी ही लेकर आए थे, क्योंकि कांग्रेस, अब आप देखिए बड़ी बात, जिस कानून को कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लेके आए, आज उसी कानून की वजह से यहां पर चर्चा हो रही है कि भाई सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस को टाटा बाय बाय क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा 52वां संशोधन अधिनियम कर 10वीं सूची में इसे जोड़ा गया और बताया गया कि भाई दल बदल ऐसे नहीं किया जा सकता और ऐसे अगर कोई पॉलिटिकल चेहरा अचानक से सरकार गिराकर किसी अन्य पार्टी में जाकर सरकार बनाता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कैसे खींचा जाएगा। इसके अलावा दल बदल कानून संसद सदस्यों और विधायकों को दंडित भी करता है। हाल फिलहाल में आपने इसकी चर्चा महाराष्ट्र में खूब सुनी होगी, जहां पर एनसीपी जो 2 फाड़ में बटा, अजीत गुट और शरद गुट, या शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव गुट, यहां पर इस कानून की बहुत ज्यादा चर्चा हुई और उसी को लेकर स्पीकर से लेकर राज्यपाल से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इसकी चर्चा और बहुत ज्यादा चर्चा हुई। इसके अलावा 2003 में 51वां संशोधन का नियम में फिर से बदलाव भी किए गए। ऐसा नहीं था कि कानून जिसका तस रहा, दल बदल कानून में वैधता के लिए संशोधन किया गया, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए और नेताओं के चरित्र को देखते हुए इसमें तब्दीलियां की जाती रही। इसके अलावा 2/3 सदस्यों का विलय के साथ पक्ष में होना भी जरूरी था, यानी आंकड़े तय कर दिए गए, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि किस तरह से दल बदल कानून यहां पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि मौजूदा वक्त में कौन से दिग्गज नेता रहे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी को बाय बाय किया, किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो गए, दल बदल कानून क्या कहता है और इस वक्त किस राजनीतिक दल के अंदर किस चेहरे के पार्टी को जो नेता हैं वो आस्था कम दिखा रहे हैं। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2 बेहद खास मेहमान सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक राकेश सिंह परमार जी। बहुत जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत सर। दूसरे हमारे बेहद खास मेहमान अनिल गर्ग जी, बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत किया जाए अनिल गर्ग जी का भी। और इसी के साथ अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर, शुक्रिया, बैठिए। तो दल बदल कानून की चर्चा जिस तरह से जरूरी हो गई है और जरूरी इस लिहाज से भी हो गई है और तमाम दर्शकों के लिए भी जानना जरूरी है कि चुनाव से अहम पहले जो राजनीतिक दल अपना पाला बदल देते हैं, अपनी पार्टी बदल देते हैं पद के लिए, लोभ के लिए, लालच के लिए, पावर के लिए, ये कितना संवैधानिक है या ये कितना
असंवैधानिक है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत में एक एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। राकेश जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में देखा जाए, हमने जो शुरुआत में आंकड़े दिखाए 2014 से लेकर 2019-2024 तक सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी इस वक्त परेशान नजर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के जहाज को सब छोड़कर एनडीए के जहाज पर सवार हो रही है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे हर रोज एक नई हेडलाइन बनती है कि भाई आज ये नेता कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर गया, आज ये नेता कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। नमस्कार। सबसे पहला कारण है मतलब परस्ती। पहले लोग राजनीतिक दल में अपनी इच्छाओं से ज्वाइन करते थे, उनका न राजनीति में भरोसा होता था, उनके कार्यक्रम नियमों में अपनी आस्था के वजह से ज्वाइन करते थे। लेकिन आज के तारीख में यह स्थिति बन गई है कि लोग अपने फायदे के लिए राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं। उनकी कोई आस्था वगैरह चीज कुछ हो नहीं रही है, ना ही उनको कोई आस्था उस्था से मतलब है। वो देखते हैं कि भाई हमारा मतलब यहाँ सद रहा है तो आते हैं, ना तो उनके लिए कोई कांग्रेस है, ना भाजपा है, ना सपा है, ना बसपा है, कुछ नहीं है, तो उसमें उनका क्या मतलब है। दूसरा कारण है कि अब राजनीतिक दल के लोग भी लोगों को यह सोच करके नहीं ले रहे हैं कि भाई यह इस काम के लायक है, ये पार्टी में समर्पित भाव से काम किया है। वो भी देख रहा है कि ये फलाना वोट बैंक को प्रभावित करता है और यह इस वोट बैंक के वजह से हमको चुनाव में लाभ पहुंचाएगा। मतलब जो कार्यकर्ता है या नेता है, हालांकि अब तो कोई नेता है नहीं, वो चुनावी हानि लाभ को देख करके पार्टी ज्वाइन करता है। और जो राजनीतिक दल है वो अगर ज्वाइन कराते हैं तो वो राजनीतिक हानि लाभ को देख करके ज्वाइन कराते हैं। तो इसमें भरोसा, लाइबिलिटी जैसी कोई चीज है नहीं। तो चाहे वो कांग्रेस हो, चूंकि कांग्रेस इसलिए है कि कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है और उनके दूर दूर तक सत्ता में आने के कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। कल कांग्रेस का दिन बहुर जाएगा, ये सब के सब भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले जाएंगे। तो वो आप ये मत कहें कि कांग्रेस नुकसान में, कांग्रेस नुकसान में इसलिए दिख रही है कि कांग्रेस का कहीं सत्ता ना तो प्रदेश में कहीं बचा हुआ है मजबूती से, और केंद्र में तो दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, सबके सब सत्ता के लालची हैं और सत्ता में बने रहना इनका काम है। ठीक है अनिल गर्ग जी, जो चीज यहाँ राकेश जी कहते हुए नजर आए कि भैया जो नेता आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में ना नीति है, जो ना नेता है, ना निर्धारण करता कोई है, दरअसल वो खुद ही इस समस्या से ग्रसित हैं और यही कारण है कि वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। जी, कांग्रेस जब से शुरू हुई है तब से लेके आज तक कांग्रेस जो करती आई है वो अभी भी कर रही है। कांग्रेस में कोई फर्क नहीं आया है। लेकिन जैसे भी राकेश जी कह रहे थे, फर्क इतना ही आया है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व अब है वो कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जो ताकत चाहिए थी उसमें नाकामयाब है। अब जो राजनीति है, पहले जो राजनीति होती थी विचारधारा की राजनीति होती थी। जितने भी कांग्रेस जब सत्ता में थी, जो उसके अगेंस्ट दल थे उनकी विचारधारा अलग थी, उनकी सोच अलग थी, उनका काम करने का तरीका अलग था और कांग्रेस का अलग था, इसलिए वो अलग दल थे। चाहे वो पहले जनसंघ होगा या उसके बाद जब समाजवादी पार्टी, समाजवाद का दौर आया, राम मनोहर लोहिया आए, जेपी आए, उन लोगों ने जो कांग्रेस का विरोध किया वो एक विचारधारा के कारण विरोध किया। उनका कांग्रेस का विरोध कोई सत्ता लेने के लिए विरोध नहीं था, उनका विरोध था कि कांग्रेस की जो कार्यशैली थी उनसे उनके काम भिन्न था। ऐसे ही जनसंघ का काम भिन्न था। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए आज हालत क्या है, कांग्रेस के लोग कौन खड़े हैं, वो लोग खड़े हैं जो लोग जेपी के, अपने आप को जेपी या राम मनोहर लोहिया के अनुयायी कहते हैं अपने आप को, यानी उनके अनुयायी उनकी ही विचारधारा के खिलाफ जाके कांग्रेस के समर्थन में खड़े। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी दाल नहीं गलेगी। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वो लोग लगातार आके मिल रहे हैं जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से दूर दूर भी मेल नहीं खा रही। लेकिन उनको ऐसा लगता है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जाने में उनकी जो विनिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पे आप जेडीयू को देख लीजिए। जेडीयू ये ठीक है, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का साझेदार रहा है, एनडीए का पुराना हिस्सेदार रहा है, लेकिन 2 बार टूट के आरडी उसके साथ जा चुका है, आरजेडी के साथ जा चुका है। लेकिन उनकी विचारधारा की अगर बात करें, आरजेडी के साथ उनको ज्यादा लगता है, विचारधारा के नाम पे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन उनको मालूम है कि जीतने की संभावना एनडीए के साथ ज्यादा है। आरजेडी के साथ बेशक उनको सीटें ज्यादा लड़ने को मिलती, लेकिन जीतने के चांस कम थे। ताजा ताजा उदाहरण आप इसका देख लीजिए, आरएलडी का देख लीजिए।
आरएलडी को 7 सीटें एसपी दे रहे थे लड़ने के लिए, लेकिन उनको लग रहा है कि शायद 7 सीटें लड़ेंगे जरूर, लेकिन जीतने की चांस नहीं है। अब ये सिर्फ 2 सीटें भी देंगे अगर एनडीए उनको, तो भी वो खुश है। उनको लगता है नहीं कि ये 2 सीटें जीत के लड़के हम दोनों सीट जीत जाएंगे। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, विचारधारा एक थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए विचारधारा को तिलांजलि दी और वो उन लोगों के साथ चले गए जिनके साथ उनका विचारधारा के नाम पे तो जन्म जन्म का बैर था, लेकिन उनको साथ सुटेबिलिटी रही, सरकार भी चलाई। उसके बाद दोबारा आगे का हाल देखा आपने, शिवसेना 2 फाड़ हो गई, उसमें से एक हिस्सा एनडीए के साथ आ गया, एनसीपी 2 फाड़ हो गई, एक हिस्सा एनडीए के साथ आ गया, तो विचारधारा तो अलग हो गई है। अब ये जो लड़ाई है ये सुटेबिलिटी की आ गई है। वैसे इसके लिए सही शब्द तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिस्ट कहना किसी को थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं कहूंगा सुटेबिलिटी की लड़ाई है। हर नेता को जो सुटेबल लगता है कि आज मुझे ये सुटेबल कर रहा है। पहले आपने देखा कि जो तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को टाटा बाय बाय करके नाराज होते हुए नजर आए, या एनडीए में गए या एनडीए में जाने की सोच रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ थी। लेकिन राकेश जी, बड़ा सवाल होता है कि जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और प्रतिक्रियाओं के बाद इन्हें क्या कहा जाएगा? क्या ये मौका परस्त हैं, क्या ये अवसरवादी हैं, या ये समय के हारे हैं जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया कांग्रेस पार्टी को उठाने में, खड़ा करने में, लेकिन समय रहते इनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जो ये डिजर्व करती थी। अब आज के तारीख में मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, ये सब चीजें गौड़ हो गई, इसका कोई मतलब नहीं रहा है। टिकट उन्हीं को दिया जा रहा है जो खुद भी जीते और आसपास के सीट को भी जीता है, या इन्फ्लुएंसर को टिकट दिया जा रहा है। कार्यकर्ता का टिकट खत्म हो गया है। हाँ, लेकिन ये अब बात जरूर है, देखिए 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं, जैसे आपने गुलाम नबी को देखा है, गुलाम नबी शुरू से रहने वाले लोग हैं, सोनिया गांधी के बड़ा करीबी रहे हैं, बड़ा वफादार उनमें से रहे हैं। अगर वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हुए, मतलब गुलाम नबी कभी भी वोट बैंक नहीं रहे हैं। गुलाम नबी को मैं जितना जानता हूँ, गुलाम नबी को मुसलमान कह के प्रचारित नहीं किया गया है, और ना ही कोई मुस्लिम बहुल में उनको चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता था। गुलाम नबी मतलब राजीव गांधी का दोस्त, राजीव गांधी का सहयोगी, सोनिया गांधी का वफादार, राहुल गांधी का मेंटोर, वो बाहर है। मतलब ये है कि ये जो नया नेतृत्व है, ये जो नए लोग कॉकस राहुल गांधी के आसपास हैं, वो बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे। कई बातें होती है ना कि आप अगर मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो लाख मैं आपके साथ बेनिफिशियर हूं, कुछ स्वाभिमान भी होती है, जो गुलाम नबी वाले मामले में मुझे दिख रहा है। क्योंकि गुलाम नबी कोई बहुत बड़े राजनीतिक शख्स नहीं कि उनके नाम पर वो पार्टी खड़ा करके कहीं से भी जीत जाएगा। वो बेशक जम्मू कश्मीर का रहने वाले हों, उनको पता चल जाएगा वो बाहर में क्या जीत पाएंगे। और लोग हैं जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने खूब दिया। आप इस उम्र में मंत्री बनाए गए, आप इस उम्र कैबिनेट मंत्री बनाए गए, बढ़िया बढ़िया आपको प्रोफाइल मिला, लेकिन आपको अब वहां पर मंत्री बनने के चांसेस नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान नहीं हुआ कांग्रेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया एकदम राहुल गांधी को डायरेक्ट मिलने वाले में से, लेकिन डायरेक्ट मिल के क्या करते, कॉफी तो उनके घर में भी था। राहुल गांधी ज्यादा आलिशान बंगला उनका भारत में, तो वो उनका लगा कि भाई मुझे मंत्री बने रहना है, राजनीति में या कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ आकर के भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहाँ बन पाए, तो वहां न खुदा बिला न विशाल सनम, उस तरह के। अच्छा, कुछ लोग हैं वो सौभाग्य से खा रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को राज्यसभा में भेज दिया गया। जब राज्यसभा की सूची आई तो हम भी गूगल करके आदमी कौन है भाई, तो पता चल ये वही आदमी जो परसों हमको प्रणाम किया था, हमने आशीर्वाद ही नहीं दिया था। इस स्तर पर राज्यसभा में पा गए हैं। तो वो शोध का विषय है किसी भी राजनीतिक शास्त्री के लिए कि वो क्या पाए, कांग्रेस को उससे क्या फायदा मिला। या कुछ लोग हैं जो बहुत निजी संबंधों की वजह से सीट पा जाते हैं, और जैसे कुछ लोग हैं भाग्य की खाते हैं, मुंगा दान करके हैं, जैसे रामविलास पासवान है। पूरे बिहार में 1.5 से 2% उनका वोट प्रतिशत है, लेकिन मंत्री रहना है, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार। उन्हें तो राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता था। नहीं, अब बहुत है, जैसे जीताराम मांझी है, जीताराम मांझी का 4 सीट है, 2 मंत्रालय मिल गया, फिर भी कह रहे कि मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। अब आदमी जिसके पास पूरे विधानसभा में 4 सीट है, वो मुख्यमंत्री बन रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अनिल जी, अगर देखा जाए जो तमाम दिग्गज नेता एक वक्त छोड़ते हुए नजर आए, इन्हें इनके समय में कहां नजरअंदाज किया गया। चाहे अशोक चव्हाण हो, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय, अगर इनके देखा जाए तो इनके फादर भी मुख्यमंत्री रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे। अगर बात गुलाम नबी आजाद की जाए तो वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। यूपीए 1 यूपी 2 में देखा जाए तो कितने बड़े बड़े पद उनके पास रहे। अगर बाबा सिद्दीकी की बात की जाए, जब कांग्रेस की सरकारें रही, एनसीपी की सरकारें रही, खूब मलाई खाई है इन लोगों ने। आरएलडी की आप बात कर लीजिए, उनके जयंत चौधरी के जो फादर थे अजीत चौधरी, यूपीए 1 यूपी 2 में उनके पास विभाग रहा।
तो ऐसे में ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमें टोटली नजरअंदाज कर दिया गया। नहीं, कारण सिर्फ नजरअंदाज करने का नहीं है, दोनों कारण दोनों भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे कारण हैं। देखिए, राजनीति का तरीका बदला है। मैंने जैसे शुरू में कहा था, पहले पार्टियां चलती थी हमारी ये विचारधारा है, जो इस विचारधारा पे चलना चाहे, जो इसका सम्मान करना चाहे वो आए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, अटल आडवाणी जी का जब युग था, आपको याद होगा, अटल जी की सरकार सिर्फ मात्र 1 वोट से गिर गई थी। उससे पहले नरसिम्हा राव की सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए झारखंड के सांसदों को प्रलोभन दिया था, केस चला था, वो जेल भी गए थे। आपको याद होगा, सीबी सोरेन इसी आरोप में जेल गए थे। लेकिन वो आचरण था इसका, कांग्रेस का एक आचरण था कि हम अपनी सरकार बचानी है तो कुछ भी करेंगे, और बीजेपी का एक आचरण था कि हम अपनी विचारधारा पे चलेंगे चाहे हम सत्ता में अगले 100 साल तक ना आए। लेकिन अब तरीका बदला है। बीजेपी ने अपनी विचारधारा नहीं बदला, लेकिन काम करने का तरीका बदला है। उन्होंने ये तय किया है कि हम हमारा जो विचारधारा है इसको लागू करने की बारी तभी आएगी जब हम सत्ता में होंगे। और जो सत्ता में होने के जो तरीके हमारे को चाहिए, अगर उसमें हमें अपने साथी ऐसे लोगों को मिलाना पड़ता है जो जिसकी विचारधारा हमसे मेल भी नहीं खाती, तो भी हम मिलाने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा लक्ष्य है उसके लिए हमें छोटी मोटी भी अगर एडजस्टमेंट करनी है वो करेंगे। तो ये काम करने के तरीके में फर्क आया है। और जो जिन व्यक्तियों की आप बात कर रहे हो, उन व्यक्तियों को 2 ही कारण से होता है। या तो उनको लगता है कि अब हमारा वो सम्मान इस पार्टी में नहीं है, जैसे गुलाम नबी आजाद की बात की आपने, अगर मान लो उस समय उनको राज्यसभा के लिए नामित कर दिया गया होता और उनको वापस राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता बना दिया होता तो वो नहीं जाते। ऐसे ही अशोक चौहान की बात है। अशोक चौहान की आप मुझे बताओ, परिवार को पार्टी ने या कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया, 3-3 पुस्तों में उन्होंने काम किया है। लेकिन उनको लग रहा है आने वाला समय शायद कांग्रेस का है नहीं, और कांग्रेस भी कभी उद्धव ठाकरे के पीछे खड़ी होगी, कभी एनसीपी के पीछे खड़ी होगी। तो इससे अच्छा है कि सीधे जिनके पीछे खड़ी हो रही है वहां चले जाए। तो ये मैंने कहा ना, सूटेबिलिटी की राजनीति शुरू हो गई है। अब कोई विचारधारा किसी नेता की नहीं बची है। पार्टियों की विचारधारा होगी, लेकिन नेताओं की विचारधारा खत्म हो गई है। अब जिस पार्टी में जाएंगे उस विचारधारा पे वो काम करने को तैयार हो जाएंगे, काम करना। अब आप देखिए, उद्धव ठाकरे की विचारधारा देखिए कहां से मिलती है एनसीपी के साथ, कहां से मिलती है कांग्रेस के साथ। वो तो कट्टर हिंदूवादी में तो वो भाजपा से भी कई कदम आगे खड़े थे, लेकिन किनके साथ सरकार बनाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था ये मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे भाजपा वाले, तो इनके साथ बन जाता हूं। तो इससे ज्यादा सुटेबिलिटी की बात क्या होगी। अवसरवादिता शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन बात एक ही है। ठीक है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भले ही नेता अपनी पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में जा रहे हो, लेकिन क्या ये उस पार्टी में रहकर कोई बड़ा पद पा पाएंगे, ये डिसाइड करेगी आम जनता। क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस पार्टी में टिकट पाता है और उसके बाद भी जनता उसको नजरअंदाज कर देती है। तो राकेश जी, सुना आपने कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब जब पब्लिक सब जानती है तो उसके बाद फिर नेताओं की क्रेडिबिलिटी क्या कुछ रह जाती है। क्योंकि यहां पर तो जो आम जनता वो सीधी कहती नजर आई कि भाई ये तो अब कोई ये सैद्धांतिक भी नहीं रहे हैं। तो जब हम ये अपनी पार्टी पर ही विश्वास नहीं कर रहे तो आम जनता इन व्यक्तियों पर कैसे विश्वास करे। नहीं, इसमें 2 चीजें समझने वाली बात है। एक तो वे जो परिवारवादी पार्टियां हैं, पब्लिक लिमिटेड फॉर्म, जिसको तकनीकी भाषा में क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, लालू प्रसाद की पार्टी है, तेलुगु देशम है, टीडीपी, मतलब ये जो पार्टियां हैं, इनमें जैसे राजभर की पार्टी है, अगर कोई भी दल राजभर को केंद्र में और उसके बेटे को राज्य में दे दे तो वो एकदम उसके देश के लिए बड़ा बढ़िया पार्टी है। अगर उसका टिकट काट दे, अब 2 दिन पहले राजभर का बयान आया कि भाजपा से उसका मोह भंग हो रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल में आने की उम्मीद थी, वो नहीं हो पा रहा है कहीं। तो ये जो लोग हैं वो है। अच्छा, ये इन्हीं लोग, जिन लोगों का बयान आया ना, इन्हीं का मत पा करके, इन्हीं का वोट पा करके, और तब जा करके वो शहंशाह हो जाते हैं कि देखिए मेरे साथ मेरा वोट बैंक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इनको शक्ति हम ही ने दिया है खुद को बेचने का। मेरे वोट से ये नेता अपने आप को बेच रहे हैं, यह कह करके कि हम देश हित में काम कर रहे हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल तक मंत्री था, और जब आगे लगा कि सरकार भाजपा की शायद न आएगी तो पहले छोड़ दिया 1 महीना पहले, और तब पूरी भाजपा उसको खराब लगने लगी। 5 साल में कहीं से भाजपा खराब नहीं लगी। अब भाजपा में आने के लिए छटपटा रहा है। वो महासचिव पद से त्याग पत्र दिया, क्यों? क्योंकि सपा का कुछ है नहीं और भाजपा ले नहीं रही है। तो ये लोग खुद के भले के लिए राष्ट्र हित को आगे रखते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। अगर उनका हित हो गया पार्टी ठीक, अहित हो गया तो पार्टी खराब। और इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है
तो वोट देने वाले लोग हैं जिनके वजह से ये ब्लैकमेल करने की शक्ति पाते हैं। लेकिन अनिल गर्ग जी, अगर देखा जाए लोग कांग्रेस को तो कोस रहे हैं कि भाई कांग्रेस अपने बड़े नेताओं को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है जो वो इंपॉर्टेंस डिजर्व करते थे। कि भाई देखिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं को देखिए, लालकृष्ण आडवाणी जी को देखिए कि भले ही वो सक्रिय राजनीति में नहीं है लेकिन देखिए कितनी अच्छी तरह भारत रत्न देके मान सम्मान किया गया। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल तो क्रेडिबिलिटी का भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी में ना नीति है, ना नेता है, कोई निर्णायक व्यक्ति है, तो जब पार्टी इतनी बुरी है तो पार्टी के नेता इतने अच्छे कैसे हो गए जिन्हें तुरंत के तुरंत उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। अब अशोक चव्हाण का एग्जाम्पल देख लीजिए, 12 तारीख को वो कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, 13 तारीख को वो 12 तारीख को वो नाराज होते हैं, 13 तारीख को इस्तीफा देते हैं, 14 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। 3 दिन के अंदर, विद इन 48 आवर्स इतना व्यक्ति कैसे इतना अच्छा हो जाता है? नहीं, तो पार्टी बुरी। व्यक्ति कुणाल जी अच्छा नहीं होता। मैंने बताया ना, सुटेबिलिटी की राजनीति चल रही है। बीजेपी ने तो ये समझ रखा है कि जो हमारे विचारधारा है, जो हमारे लक्ष्य हैं, उसको हासिल करने के लिए अगर कोई हमारे साथ आता है और हमारी बात मानने को और हमारे पद चिन्हों पर चलने को तैयार हो जाता है तो हमें उस पर फिर आपत्ति नहीं है। जब तक वो सामने था, वो हमारे विरोध करता था, हमारे साथ आ गया तो हमारे साथ साथ चल रहा है, तो फिर अब उसका विरोध नहीं है। जो आने वाला व्यक्ति है उसको समझ में आता है। अब अशोक चौहान की बात कर रहे हैं आप, अशोक चौहान को कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन अब देखा कि यहाँ लक्ष्य नहीं है, यहाँ पे आए, पहले दिन नाराज हुए जैसे आपने बताया, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तीसरे दिन राज्यसभा के सांसद के प्रत्याशी चुने गए और ये भी मालूम है वो राज्यसभा के सांसद बनी जाएंगे। कांग्रेस उनको ये सम्मान नहीं दे रही थी। तो ये अपॉर्चुनिटी, सुटेबिलिटी, आप कुछ भी कहिए। एक और बहुत सारे सकते हैं, आपने रामविलास पासवान की बात की, अजीत की बात की, तीसरा नाम बताता हूं अठावले जी का। वो तो संसद में मुस्कुराते हुए कहते नजर आए थे कि पहले हम यूपीए 1 यूपीए 2 आपके साथ थे, फिर हमने देखा आप सत्ता में आने वाले नहीं तो हम इनके साथ हो चले। तो ये मजाक में कही हुई बात कहो या सीरियसली, लेकिन सारा दोष जो अगर है वो जो हम वोट देने का हमारा पैटर्न है उसको बदलने की जरूरत है। जब जनता वोट देने जाती है तो कभी ये देनी जाती है ये विचारधारा के नाम पे वोट देना है या इनका लक्ष्य क्या है, इनका मैनिफेस्टो क्या है। वो वोट देने जाती है ये मेरा रिश्तेदार है, ये मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, इस पार्टी के नेता से मुझे ये कुछ मिल जाएगा, या फिर इस पार्टी से मुझे ये डिस्काउंट मिल रहा है जो फ्री बेस जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है। इसमें विचारधारा नाम की चीज कहीं नहीं बची है और यही एक सबसे बड़ी खराबी लोकतंत्र में है। एक छोटा सा सवाल उसके बाद कार्यक्रम का समापन। जब इतने दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी या एनडीए के साथ हो रहे हैं तो दो जो पुराने साथी हैं एनडीए के, क्या आपको संभावना नजर आती है? बहुत छोटा संक्षेप में सवाल। जब हमने देखा कि जेडीयू एनडीए के साथ हो गई, आरजेडी एनडीए के साथ हो गई, तो अब सबकी निगाहें शिरोमणि अकाली दल और उद्धव गुट पर जाकर टिकी हैं। छोटा सा जवाब। देखिए, मैं आपको ये मान के चलता हूं उद्धव गुट और अकाली दल दोनों चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि नेताओं को अपने यू टर्न करने में कोई तकलीफ नहीं आती। नीतीश जी के हमने बयान सुने हैं, मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा, फिर वापस कर मैं लौट के घर आ गया। किसी बयान का कोई मतलब नहीं। पहले कहा जाता था कि हमारे बयान का गलत मतलब निकाला गया, अब बोलते हैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, क्योंकि अब वीडियो का जमाना है। तो मुझे लगता है नेताओं को इस पर कोई असर नहीं होता। ये सब आने वाले एनडीए में। अब देखना बेहद खास होगा कि आने वाले वक्त में दल बदल कानून किस तरह से लागू होता है या सिर्फ ये सिर्फ कानून बनकर रह जाता है और जमीनी स्तर पर इसके कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि हर कोई अपने वक्त मौजूदा वक्त में सूटेबिलिटी की पॉलिटिक्स करता हुआ नजर आता है। फिलहाल आज की रणनीति में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।